नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8 से 8.5% की वृद्धि हो सकती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल संसद में वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूसों पर 11 फरवरी तक प्रतिबंध को बढ़ाया। रैली में 1000 लोगों की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों तथा गोवा और उत्तराखंड में प्रचार अभियान में तेजी आई। राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय महिलाएं अब घरों से निकलकर व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 166 करोड़ 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और भारतीय तटरक्षक बल कल 46वां स्थापना दिवस मनाएगा। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं लवली निगम। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8 से 8.5% की वृद्धि दर्ज हो सकती है। ये वृद्धि व्यापक टीकाकरण, आपूर्ति पक्ष के सुधारों से लाभ और नियमों में ढील, निर्यात वृद्धि और पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए राजकोषीय उपलब्धता से हासिल होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कहा गया है कि आने वाला वर्ष निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में सहायता प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है। वर्ष 2022-23 के लिए विकास अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था पर महामारी का असर नहीं होगा। मॉनसून सामान्य रहने की आशा है। 2020-21 में 7.3% तक आने के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप से 9.2% रहने का अनुमान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र महामारी से सबसे कम प्रभावित हुए हैं और पिछले वर्ष में 3.6% की वृद्धि के बाद 2021-22 में इस क्षेत्र के 3.9% वृद्धि की आशा है। चालू वर्ष में खरीफ सत्र के लिए खाद्यान्न उत्पादन करीब 150 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर आने का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र 2020-21 में 7% के संकुचन देखा गया, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 11.8% का जबरदस्त विस्तार देखा जा रहा है। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले वर्ष के 8.4% रहने के बाद इस वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के 8.2% की वृद्धि का अनुमान है। 2020-21 में कुल खपत में 7% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी खपत का पिछले वर्ष की तरह सबसे बड़ा योगदान होगा। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण का समग्र विषय विशेष रूप से कोविड के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई नीति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, विशेष रूप से अनिश्चितता से भरे समय के दौरान, जिससे कमजोर वर्गों को अल्पकालिक सहायता प्रदान की गई। There's been a revival of economic activity to pre-pandemic levels in the year 21-22. This shows through in the national accounts and it shows through in a whole bunch of high-frequency data that we have. I've just, for illustration, put the e-way bill collection, and you can see that there was a big contraction during the national lockdown last year, then a sharp revival, a more shallow
slowdown during the second wave. So even though there was the health cost of the second wave was much more severe, the economic cost of it by almost all accounts was much milder. But there was an impact and then a subsequent revival. वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रस्तुति के दौरान कहा कि वर्ष 2021-22 में आर्थिक गतिविधियों में पूर्व महामारी के स्तर पर पुनरुद्धार हुआ है। उन्होंने कहा कि 22-23 में व्यापक टीकाकरण सुविधाओं से लाभ विनियमन में ढील, मजबूत निर्यात वृद्धि और पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए विकास उपलब्धता से प्रेरित होगा। पिछले 6 वर्षों में भारत में स्टार्टअप संस्कृति में भारी उछाल आया है। श्री सान्याल ने कहा कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.5 से 9% के बीच वृद्धि होगी। डॉक्टर कुमार ने इस पूर्वानुमान पर बल देते हुए कहा कि विकास दर पूर्व महामारी के स्तर से अधिक होने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में पुनरुद्धार, निजी निवेश और खपत में वृद्धि और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हमें इस विकास अनुमान की ओर ले जाएगी। So my own understanding would be that Indian economy in 2022-23 will grow at between 8.5% to 9%. So I won't be surprised as to if there is an upside to this growth. And let me add that the survey's assumptions on which this growth estimate is based are very sound. They're talking about the recovery in manufacturing, in the services which had suffered the most, and also in private investment and consumption. आर्थिक सर्वेक्षण पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार के साथ साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे हमारे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबराय ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए 2021-22 के लिए 9.2% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान पूरी तरह से यथार्थवादी है और सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था मजबूत है। Economic Survey has projected 9.2% growth for the current financial year and GDP growth rate of 8 to 8.5% in the next financial year, which is 2022-23. It also has said the way the government has taken up the pandemic challenge that has been very successful, and government supply side reforms preparing economy for sustained long-term expansion has been something which is a bright spot in terms of policy handling by the government. And the capital expenditure also has grown by 13.5% year-on-year during April-November 2021. आज रात 9:30 बजे हमारे विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर बिबेक देबराय का विशेष साक्षात्कार सुना जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्ष के लिए एक मजबूत नींव बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस मजबूत नींव के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकल्प समावेशी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों से ही भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। देश में जीएसटी कलेक्शन पिछले कई महीनों से निरंतर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में $48 बिलियन का विदेशी निवेश आना इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। श्री कोविंद ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय $630 बिलियन से ऊपर है। हमारा निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का गुड्स निर्यात लगभग $300 बिलियन यानी 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि 2020 की इसी अवधि की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। राष्ट्रपति ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता को साबित किया है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। हमने 1 साल से भी कम समय में 150
करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन न केवल मौजूदा स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि देश के समक्ष आने वाले संकटों से भी निपटेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से किफायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराकर इलाज के खर्च को कम किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण अभियान चला रहा है। सरकार के अंत्योदय मंत्र को दोहराते हुए श्री कोविंद ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को 2 करोड़ से अधिक पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 2 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गत 3 वर्षों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 17 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। कोविंद ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने खाद्यान्न की रिकॉर्ड खरीद की है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने लैंगिक समानता लाने के लिए महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोलें और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करते रहें। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8 से 8.5% की वृद्धि हो सकती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में 2022-2023 का आम बजट पेश करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूसों पर 11 फरवरी तक प्रतिबंध को बढ़ाया। रैली में 1000 लोगों की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों तथा गोवा और उत्तराखंड में प्रचार अभियान में तेजी आई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय महिलाएं अब घरों से निकलकर व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 166 करोड़ 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए और भारतीय तटरक्षक बल कल 46वां स्थापना दिवस मनाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कल सवेरे 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उसके बाद बजट की एक प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। कल मंत्रिमंडल की एक बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 को मंजूरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने संकेत मिलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन दूसरी बार कागज रहित बजट पेश करेंगी।
इससे पहले पहला कागज रहित केंद्रीय बजट 2021-22 में पेश किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बजट सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। बजट सत्र के दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने की दृष्टि से दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पारी में होगी, जो बुधवार से प्रभावी होगी। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेगी, वहीं लोकसभा की बैठक शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक होगी। बजट सत्र का पहला भाग 11 फरवरी तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठकें होंगी। बजट सत्र के प्रथम भाग के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा आम बजट पर भी चर्चा होगी। इस बार राज्यसभा में शून्यकाल को 1 घंटा से घटाकर आधा घंटा कर दिया गया है। वहीं 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा और इसमें कुल 19 बैठकें होंगी। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी पर बजट 2022 आपके साथ साथ बाजार के कई क्षेत्रों, उद्योगों और देश के लिए क्या है महत्वपूर्ण और क्या होंगी सुर्खियां। केंद्रीय बजट पर होगा विस्तार से विश्लेषण। दिन भर आकाशवाणी समाचार के साथ विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया और होंगे विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी लाएंगे आप तक 1 फरवरी मंगलवार को सुबह 10:20 से रात 10 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और अन्य मीटरों पर। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। बजट सत्र के पहले दिन आज श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक प्रगति, टीकाकरण की गति और देश में विकसित टीकों ने भारत के प्रति वैश्विक स्तर पर विश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से सत्र के दौरान चर्चा में भाग लेने और सत्र को अधिक सार्थक बनाने का आग्रह किया। ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित कराने के लिए आज नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने संसद की कार्यवाही में सहयोग का आश्वासन दिया है। श्री बिड़ला ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण और बजट पर विस्तार से चर्चा कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने सभी से संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने को कहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज शाम विभिन्न पार्टियों के नेताओं से वर्चुअल बैठक की। श्री नायडू ने बजट शुरू होने के पहले हिस्से के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी तक पहले भाग में 10 बैठकों के दौरान शून्यकाल, प्रश्नकाल और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अलावा अन्य कार्यों के लिए केवल 23 घंटे का समय रहेगा। श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और केंद्रीय बजट 2022-23 पर चर्चा के लिए कल पेश किए जाने वाले सत्र के पहले भाग के दौरान प्राथमिकता मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक वर्तमान संसद सत्र के सुचारू संचालन पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। श्री जोशी ने कहा कि मौजूदा कोविड की स्थिति के कारण लोकसभा में सत्र के पहले भाग में 12 घंटे तक बहस होगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की बैठकें सुबह होंगी। इसके बाद लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होंगी। पेगासस जासूसी के आरोपों पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत में मामला अभी विचाराधीन है। निर्वाचन आयोग ने 11 फरवरी तक रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूसों पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। राज्यों के मुख्य सचिवों ने बताया कि संक्रमण दर कम हो रही है और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी कमी आई है।
चुनाव आयोग ने कल से सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को सभी चरणों के लिए खुले मैदान में 1000 लोगों के साथ बैठक करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। आयोग ने सुरक्षा बलों को छोड़कर 10 के बदले अब 20 लोगों को घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति दे दी है। राजनीतिक पार्टियों को सभागारों में अधिकतम 500 व्यक्तियों के साथ बैठक करने की भी अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों तथा गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान में तेजी आ गई है। विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जन रैलियां कर अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। ये नेता मतदाताओं से उनके घर जाकर और वर्चुअल माध्यम से अपील भी कर रहे हैं। वहीं पार्टी नेता अपनी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में भी लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान और पंजाब में एक ही चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के विधानसभा चुनाव के 5वें और मणिपुर के पहले 2 चरणों के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का प्रचार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने से तेज हो गया है। प्रधानमंत्री ने आज पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व शासन की आलोचना करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आज यूपी का किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या फिर माताएं, बहनें, बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। जो खुद को कानून से भी बड़ा मानते, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। उधर विपक्षी दलों ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी जिले के करहल से नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने से ये सीट और महत्वपूर्ण हो गई है। एक रिपोर्ट। अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज दोपहर बाद विजय रथ में सवार होकर अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर अन्य पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ ही वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव और करहल विधानसभा के निवर्तमान विधायक सोबरन सिंह यादव भी मौजूद रहे। करहल में 20 फरवरी को तीसरे चरण के दौरान मतदान होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के मुकाबले करहल से उतारकर इस चुनावी समर को दिलचस्प बना दिया है। एसपी सिंह बघेल ने भी आज ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। फिलहाल वे पार्टी की ओर से आगरा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय महिलाएं अब घरों से निकलकर व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज महिलाएं वस्त्र उद्योग, स्टार्टअप सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में योगदान कर रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के 3रे स्थापना दिवस कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आज महिलाओं की भूमिका बदल भी रही है और बढ़ भी रही है। और अधिक प्रभावी और अधिक जिम्मेदार, नई ऊर्जा से सरोबार आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के विकास चक्र में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। आज मुद्रा योजना में 70% महिला लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा 60,000 से अधिक स्टार्टअप में से 45% में कम से कम एक की प्रमुख महिला हैं। देश की महिलाओं का उत्साह
और सामर्थ्य इतना है कि 6-7 सालों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। यही ट्रेंड हमें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी देखने को मिल रहा है। 2016 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स बने हैं और हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि इनमें से 45% में कम से कम एक महिला निर्देशक महिला है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लिंगानुपात बढ़ा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 166 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 28,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 94.37% है। कल 2,62,000 लोग स्वस्थ हुए और 2,09,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जनवरी 2022 में वस्तु और सेवा कर राजस्व संग्रह 1,38,394 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें सीजीएसटी 24,674 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 32,000 करोड़ रुपए से अधिक, आईजीएसटी 72,000 करोड़ रुपए से अधिक और उपकर 9,674 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 2021 के महीने में सबसे ज्यादा मासिक जीएसटी संग्रह 1,39,708 करोड़ रुपए रहा है। इस साल जनवरी महीने का राजस्व पिछले वर्ष इसी महीने की जीएसटी राजस्व से 15% ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि यह चौथी बार है जब जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। मंत्रालय को आशा है कि राजस्व में सकारात्मक रुझान आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 814 अंक यानी कि 1.42% बढ़कर 58,014 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 238 अंक यानी कि 1.39% की बढ़त के साथ 17,340 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 42 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 62 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान में रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने आज भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की 11वीं बैठक में भाग लिया। 3 वर्षों के बाद भारत और ओमान के बीच ये बैठक आयोजित की गई है। चीन में मीडिया की स्वतंत्रता तेजी से घट रही है। विदेशी पत्रकारों के एक समूह की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में पत्रकारों को हमले, हैकिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग और वीजा नहीं देने का सामना करना पड़ता है। चीन के विदेशी संवाददाता क्लब एफसीसी ने कहा है कि मुख्य भूमि चीन और हांगकांग में स्थानीय पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। विदेशी पत्रकारों को इतना परेशान किया गया है कि कुछ ने चीन ही छोड़ दिया है। भारतीय तटरक्षक बल कल अपना 46वां स्थापना दिवस मनाएगा। तटरक्षक बल 158 जहाजों और 70 विमानों के साथ इस समय एक अपराज्य बल बन गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विश्व में चौथे सबसे बड़े इस बल ने भारतीय तटों की सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 1 वर्ष के दौरान बल ने 1,200 से अधिक लोगों की और अपनी स्थापना से अब तक 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। भारतीय तटरक्षक बल की पहली जिम्मेदारी अपने समुद्री क्षेत्र में तस्करी को रोकना है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने असम राइफल्स बटालियन के 4 कमांडेंट रैंक के अधिकारियों को सीमा की सुरक्षा और राज्य में नशीली दवाओं को रोकने के लिए किए गए कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिया। प्रशस्ति पत्र मणिपुर में तैनात 16वीं AR, 20वीं AR, 24वीं AR और 25वीं AR बटालियन के कमांडेंट को दिए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8 से 8.5% की वृद्धि हो सकती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल संसद में वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूसों पर 11 फरवरी तक प्रतिबंध को बढ़ाया। रैली में 1,000 लोगों की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों तथा गोवा और उत्तराखंड में प्रचार अभियान में तेजी आई। राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय महिलाएं अब घरों से निकलकर व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और भारतीय तटरक्षक बल कल 46वां स्थापना दिवस मनाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।